डिस्कस करे थे कैविटी प्रॉब्लम। राइट, कैविटी प्रॉब्लम में हमने सबसे पहले ये वाला डिस्कशन किया था। इन अ प्लैनेट अगर सेंटर से दूर कोई एक आर रेडियस की कैविटी है, कैपिटल आर रेडियस के प्लैनेट में, नाउ इनसाइड दिस कैविटी अगर कैविटी के सेंटर की डिस्टेंस a है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी, सो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, इसके अंदर किसी भी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा? सो वी हैव कैलकुलेटेड gravitational field at any point P inside the cavity, and what we have seen, ये gravitational field constant आता था, राइट? कैसा आता था? कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ बनते थे कुछ ऐसे प्लेन, ठीक है? इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में किसी भी पॉइंट P पर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड आता था टुवर्ड दी वेक्टर, समथिंग लाइक दिस, पैरेलल टू द वेक्टर A। ये लाइन टू लाइन, सेंटर टू सेंटर जो ज्वाइन करने वाली लाइन थी, उसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, दिस वाज कमिंग समथिंग g m upon r cube into a वेक्टर के अपोजिट में, it was coming independent inside the cavity। ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट आ रहा था और a वेक्टर के पैरेलल होता था। अगर a वेक्टर लेट्स से सेंटर से सेंटर के लिए वेक्टर a इस डायरेक्शन में दिया गया है, फ्रॉम हियर सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ कैविटी, उसके अपोजिट में है ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड नाउ पोटेंशियल ऑन दीज टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंटों के बीच में डेल्टा v का इक्वेशन कुछ वैसे ही आया था, x पे डिपेंडेंट था, राइट? ये आप लोग इसको लिखिए, gm/r समथिंग r स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ x वाली टर्म थी, एक x की रूट वाली टर्म थी और एक x की टर्म थी। किसी भी दो पॉइंटों के बीच में हमने डिस्कस किया था, बिटवीन एनी टू पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना गैप है बिटवीन एनी टू प्लेन, वर्टिकल प्लेन, राइट? वो x के टर्म्स में आ जा रहा था। लाइक अगर यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस x1 से दूसरी डिस्टेंस x2 था, सो दिस वाज सपोज टू बी बिटवीन एनी टू पॉइंट gm माइनस साइन के साथ। एक बार इस फॉर्मूले को देख लेना, मुझे एग्जैक्टली कुछ इसी टाइप से लग रहा है, x2 माइनस x1 टाइप का। किसी भी दो पॉइंटों के बीच में, लेट से सेंटर से ये वाला प्लेन x1 डिस्टेंस पे है, ये वाला प्लेन x2 डिस्टेंस में, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इतना होगा मैग्नीट्यूड, राइट? नाउ कैविटी प्रॉब्लम में दूसरे टाइप की कैविटीज का डिस्कशन हमने जो किया था, अगर लेट से टनल डग कर दी जाए, टनल डग कर दी जाए, एंड अलोंग दिस टनल, हमको पता है सेंटर से किसी भी r रेडियल डिस्टेंस में पोटेंशियल अब हमको पता था एंड ग्रेविटेशनल फील्ड पता था, g at any radial location gm m upon r cube into r, where r is this, so इसके अपोजिट, so ये चेंज हो रहा होता है, तो जिसके हिसाब से पार्टिकल को अगर हम यहाँ से रिलीज करते हैं तो SHM मींस इसके डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स भी तो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू r सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हम इसको लिखते हैं विल परफॉर्म SHM, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी बॉडी एट रेडियल लोकेशन r, कुछ ऐसे, और टुवर्ड नेगेटिव मींस रीस्टोरिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन।
फोर्स की। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, याद है इक्वेशन ऑफ एसएचएम इसी से बनता था। Particle will perform, if any particle is released from any location in the tunnel, it will perform oscillation. If particle is released, will perform SHM in along the tunnel, right? Along the tunnel. Along the tunnel. Now potential energy का भी वेरिएशन है। अब आपको पता है कि SHM कर रहे हैं तो हम एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हैं। टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी आर हमने लिख लिखा था। Gravitational potential energy at any r radial location, it was something g m upon r cube and 2/3 था सही, right? ये 3/2, 2/3 था, 3/2 सॉरी, r square minus small r square by 3। क्लियर? तो मैकेनिकल एनर्जी भी को हम कंजर्व करा सकते हैं पूरा ऑसिलेशन में। किसी रेडियल लोकेशन में कितनी स्पीड होगी अब इससे भी बता सकते हैं। So now we can answer at what location it will be having what is. Now टनल का ही एक और प्रॉब्लम था कि अगर टनल डायमेट्रिकली अपोजिट ना डिग करके कुछ इस टाइप से डिग की जाए, something like this. Let's say सेंटर से अगर ये टनल की डिस्टेंस d है, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल टाइप का दिख रहा है, राइट? सो नाउ अगर टनल की लेट्स से प्लैनेट की रेडियस r है, सेंटर से ये d डिस्टेंस पे है, इसमें अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है एट एनी r, अगर कोई पार्टिकल है तो इसमें फोर्स टुवर्ड सेंटर ही लगेगा। अब ध्यान देना, फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर, लेकिन इसका कंपोनेंट जो कुछ भी होगा, लेट्स से अगर ये इस फोर्स के हम कंपोनेंट ड्रॉ करें तो एक फोर्स लग रहा है अलोंग द टनल थीटा के करस्पॉन्डिंग, और एक फोर्स लग रहा है लेट्स से अगर ये थीटा था तो बन जाएगा एफ जी कॉस थीटा एफ जी साइन थीटा, वेयर थीटा इज टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है? सो नाउ दिस इज नाउ डी, this is now r, this is r। तो cos थीटा अगर मैं लिखूं, cos थीटा लिखा जाएगा इस डिस्टेंस के टर्म्स में, ये जो मीन डिस्टेंस यहां से कितना है, so cos थीटा is going to become, cos थीटा is going to become, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ओके, इसको मैं लिखूंगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर, इज दैट ओके? cos थीटा की ये वैल्यू होगी। नाउ इस cos थीटा के हिसाब से जो फोर्स अलोंग दिस टनल लग रहा है एफ जी cos थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी जी एम अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर इनटू cos थीटा की वैल्यू गेटिंग कैंसिल्ड आउट। ठीक है? सो ये जो फोर्स निकल के आ रहा है, ये फोर्स भी, ये फोर्स बेसिकली, ये टर्म क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मीन पोजीशन। ठीक है? ये x की तो टर्म है, लाइक इफ इट इज टू बी रिटन एज x, x इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अलग अलग रेडियल लोकेशन में x की वैल्यू यही रहेगी। So now this again force F cos theta जो था, F cos theta is again proportional to minus G M upon R cube into X negative। अगर X इस साइड मेजर किया तो फोर्स इसके अपोजिट में, again it will be keep on oscillating।
क्लियर है, ये भी एक SHM का है। तो इस केस में भी चाहे वो ये केस हो चाहे ये केस हो, हमेशा वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, अब ये वाले SHM में मेन पोजीशन ये वर्टिकल लाइन रहेगी, राइट। मेन पोजीशन पार्टिकल विल ऑसिलेट, equation of SHM, particle will be performing SHM. Particle will perform SHM along the tunnel. Along. तो कैविटी प्रॉब्लम में आपको ये तीन टाइप के प्रॉब्लम्स याद रहने चाहिए, हाउ इट कैन बी। Now next, satellite motion. सैटेलाइट मोशन में हम डिस्कस करते हैं फॉर सर्कुलर एज वेल एज एलिप्टिक ऑर्बिट। सर्कुलर एज वेल एज एलिप्टिक ऑर्बिट, इसके लिए हमने सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ऑलरेडी पूरा एनालिसिस न्यूटन ने ही दे दिया था, बट न्यूटन वाज अनएबल टू एक्सप्लेन फॉर एलिप्टिक ऑर्बिट। सो केपलर बोलता है कि दोनों टाइप के मोशन हो सकते हैं। सर्कुलर न्यूटन्स की हेल्प से, जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी हेल्प से सर्कुलर ऑर्बिट डिफाइन किया जा सकता है। एंड केपलर्स की हेल्प से बोथ। सर्कुलर एंड इलिप्टिक बोथ। नाउ तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया सर्कुलर के लिए वही एज इट इज टाइम पीरियड और सबके लिए सेटिस्फाइंग रहेगी, बट केपलर क्या बोलता है कि इलिप्टिक में हमको मॉडिफिकेशन क्या करनी होती है। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ is about both type of orbits are possible. Circular, a satellite can perform circular as well as elliptic orbit. Satellite can be stable in circular and elliptic orbit. Elliptic orbit के लिए कंडीशन दिया कि elliptic stable orbit वही होगा जिसमें planet one of the focus space से rest पे रहना चाहिए, right? Such that planet to be present at the focus, one of the focus, one of the focus, one of the focus of ellipse. तो दो फोकस पॉइंट होते हैं एलिप्स के, F1 F2, इन दो में से किसी एक लोकेशन पे प्रेजेंट होना चाहिए प्लैनेट। So now if planet is present at this location, then it will be definitely stable orbit. Now stable orbit के लिए
फिर कुछ इलिप्स के एनालिसिस थे. This is supposed to be called semi major axis. This is supposed to be tell semi minor axis. ठीक है. और इसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन की थी, एसेंट्रिसिटी रेशियो, और इसको हम बोलते हैं एपोजी, पेरिजी या आर मिनिमम लोकेशन ऑफ द सैटेलाइट. यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी आर मैक्सिमम, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ. अब ये क्या डिफाइन कैसे होता है, एसेंट्रिसिटी रेशियो को आप एक बार लिख लेना. ये क्या तो टर्म था, मुझे याद आ रहा है वो, ई 1 माइनस ई. हाँ, अगर ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सो एसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज ओ एफ 1 अपॉन ओ ए या ओ एफ 2 अपॉन ओ बी, राइट. This ratio upon this distance upon this distance is defined as eccentricity ratio. तो ना इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो OF1 और OF2, that is E into A, E into A. तो now R minimum को अगर मैं लिखूंगा, R minimum will be represented as A minus OF, या इसको ऐसे लिख सकते हैं OA minus OF1, OA minus OF1, which is A minus EA means A 1 minus eccentricity ratio R minimum. Similarly, R maximum, अब आप लोगों ने एलिप्स पढ़ लिया होगा, ये सारी चीजें एलिप्स की कैलकुलेट करते आ रही हैं, राइट. नाउ दिस गोज टू R maximum is equal to OF1 plus OB. This means E into A plus A. So now R minimum upon R maximum comes to be 1 minus E upon 1 plus E के टर्म्स में. ठीक है. Now second law was Kepler's second law was about aerial velocity. और बेसिकली फर्स्ट लॉ में ही ना इसकी मीन रेडियस कैलकुलेट कर ली जाती है. फर्स्ट लॉ में ही सैटेलाइट की इलिप्टिक ऑर्बिट का मीन इक्विवेलेंट सर्कुलर रेडियस कैलकुलेट कर ली जाती है. व्हेनेवर आर एवरेज और आर मीन इज रिक्वायर्ड, इट इज टू बी कॉल्ड ए. कि अगर ये ऑर्बिट इलिप्टिक में ना होके सर्कुलर ऑर्बिट पे ही रोटेट हो रहा होता, so that same time period रहे, उसके लिए रेडियस ऑफ द सर्कल शुड बी ए, जो कि सेमी मेजर एक्सिस है. क्लियर है क्या? इसी को आर मीन कहते हैं. ये हमको हेल्पफुल होगा भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कराने में. ठीक है. सेकंड प्लस लो, सेकंड, इट इज अबाउट एरियल वेलोसिटी. एरियल वेलोसिटी इसमें लिखेंगे हम any satellite will perform or will be rotating such that aerial velocity of the satellite in circular or elliptic path remain constant, such that aerial velocity in circular or elliptic orbit
velocity means dA upon dt. This is also known as rate at which area is being swept by the satellite, right? Rate at which area swept, right? Area swept by satellite. Area swept by satellite. So now एरियल वेलोसिटी बेसिकली ये वो टर्म है जिसको अपन परफॉर्म कराते हैं, प्रूव कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो चाहे ये सर्कुलर सैटेलाइट में हो, सर्कुलर ऑर्बिट के सैटेलाइट में हो, स्पीड कांस्टेंट है, किसी टाइम पे ये यहाँ पहुंचेगा, इतने टाइम dt में ये इतना एरिया जो परफॉर्म किया dA will be written as theta या dA will be written as d theta into r square upon 2 dA. So now aerial velocity dA by dt is going to be r square d theta upon 2 dt. ये d theta upon dt बिकमिंग ओमेगा, सर्कुलर के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये बन रहा है VA is equal to r square into ओमेगा upon 2. अब मैं इसमें अगर मास से मल्टीप्लाई करा दूं, मास से डिवाइड करा दूं, तो ये बन जाता है m r square into ओमेगा upon 2m means moment of inertia with respect to center and omega upon 2m. This mass of the satellite is not changing and this numerator term is angular momentum. Angular momentum upon 2m means constant. Angular momentum remains same because no torque is acting. As angular momentum remains constant due to no torque, acting due to no torque acting, net torque 0 है, ठीक है? Now यही चीज हम प्रूव कर देते हैं इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए भी। तो मैं इसी के डायग्राम को मैं एक बार इलिप्टिक ऑर्बिट में बता देता हूँ, मैथमेटिक्स सेम है, उसमें भी डी थीटा लेते हैं स्मॉल टाइम dt के लिए। तो चाहे ये सर्कुलर का केस हो या इलिप्टिक का केस हो, इलिप्टिक के केस में ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ना तो कांस्टेंट लिखा है ना वेरिएबल लिखा है, राइट? तो यहीं पे अब आप चाहें तो लिख सकते हैं कांस्टेंट फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, not constant, variable for elliptic orbit. क्लियर है? So now अगर ये elliptic orbit होता, elliptic orbit में लेट से पार्टिकल अभी इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आया है विद इन टाइम dt बाय स्वेप्टिंग एरिया दिस मच, सो यहाँ पे d थीटा अलग रहेगा, ठीक है? दैट विल बी r square upon 2 into d theta. नाउ अगर ये सैटेलाइट इस लोकेशन पे ना होकर यहाँ पे होता तो इधर होने के लिए इसमें कम एंगल ट्रेवल हुआ होगा, here also dA is represented, so same time gap में कवर्ड एरिया सेम रहेगा, ठीक है ना? सो नाउ इस पे अपन बताते हैं अगर एंगुलर वेलोसिटी वेरी हुई, यहाँ पे फिर v जो होगा v मिनिमम होगा बिकॉज r मैक्सिमम है, एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कंसीडर है, इधर सैटेलाइट का v इज इक्वल टू v मैक्सिमम होगा। फॉर एंगुलर
एक्सपोनेंशियल मींस इस लोकेशन पे अगर हम लिखेंगे m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2m जो था, या बेसिकली ये जो हमारा टर्म बना था एंगुलर मोमेंटम वाला एरियल वेलोसिटी वाला टर्म, मिनिमम तो ओमेगा मैक्सिमम, राइट, इज इक्वल टू m अपॉन 2m एंड r मैक्सिमम ओमेगा मिनिमम, m upon 2m cancel, r minimum into omega maximum is equal to r maximum and r maximum into omega minimum. That becomes r minimum into v max is equal to r max into v minimum in location step. ये सिचुएशन, ठीक है। Now third law, Kepler's third law. Kepler's third law about time period of the satellite. So it says कि इलिप्टिक ऑर्बिट में भी अगर हम r को, क्योंकि अब उसमें तो r बदल रहा है, वो इक्विवेलेंट रेडियस सेमी मेजर एक्सिस के बराबर अगर रखी जाए, Kepler's third law, it is about time period. So ये बोलता है t square is proportional to r cube, where r is the mean radius or average radius. or average radius for elliptic orbit. elliptic orbit के लिए elliptic orbit that is equal to a, which is semi major axis. Semi major axis, correct? So now ये पार्ट आता है बेसिकली टाइम पीरियड कैलकुलेशन जो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज m v स्क्वायर अपॉन r से अगर हमको, जो कि सेंट्रीपिटल कौन बन रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही बन रहा है, g m अपॉन r स्क्वायर, rm, इसको स्मॉल r ले लो, m से m कैंसिल, हमको यहाँ से v पता चल गया, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट दैट इज gm upon r, speed of the satellite at any radial location r, right? now इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं कि अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट होता तो 2 पाई r अपॉन v से डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमें ये कुछ मिलेगा 2 पाई अपॉन रूट ऑफ gm and r raised to the power 3/2, squaring both side 4 pi square upon gm and r cube. यही जो टर्म कांस्टेंट आया, यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन जा रहा है. सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज दिस टर्म. क्लियर है क्या? सो नाउ अब अगर हमें स्पीड का पता चल गया, along with speed now we can do energy analysis in the satellite. Energy analysis of the